नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सिंहासन का वीकेंड स्पेशल, जहां शो में हम करते हैं चर्चा देश के उन मुद्दों पर जिस पर आप जानना चाहते हैं हकीकत। यहां ना शोर शराबा है, ना लड़ाई झगड़ा है, ना रोक टोक है, लेकिन बात बेबाक है। आज सिंहासन का मुद्दा है, क्या मुसलमानों का विपक्ष से मोहभंग हो चुका है और क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में मुसलमान विपक्ष से किनारा कर लेगा। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल के चुनाव में एक पैटर्न दिखा है। चाहे आप बंगाल के रिजल्ट को ले लें, चाहे आप बिहार के रिजल्ट को ले लें, जिसके आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, खास करके उन इलाकों के जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी। दशकों से देश की सियासत में एक नैरेटिव सेट था, मुस्लिम वोटर यानी विपक्ष का पक्का वोट बैंक। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या क्षेत्रीय दल हो, इन सभी ने अल्पसंख्यकों को अपना सबसे सुरक्षित किला माना। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम, बयान, चुनावी नतीजों ने इस किले में दरार के संकेत दिए हैं। और अब तो मुस्लिम स्कॉलर्स खुलकर यह बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को हासिल क्या हुआ है, और इसलिए मुसलमान भी अपना नफा नुकसान देख रहा है। जमीन पर यह सवाल बड़ा हो गया है कि क्या मुस्लिम समुदाय अब खुद को केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने देना चाहता है या मुसलमान इससे आगे निकलना चाहता है। मुस्लिम मतदाताओं में एक गहरी समझ देखी जा रही है। वो देख रहे हैं कि विपक्ष उन्हें बीजेपी का डर दिखाकर वोट तो ले लेता है, लेकिन जब उनके अधिकारों, सुरक्षा या नेतृत्व की बात आती है तो विपक्ष अक्सर सॉफ्ट हिंदुत्व या जाति विशेष की राह पकड़ता है। और ये चुप्पी अब मुसलमानों को अखरने लगी है। मुसलमान साफ कह रहे हैं कि हम कब तक सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर वोट देते रहें। हमें भी शिक्षा, रोजगार, हमारे मुद्दों पर हमारी आवाज चाहिए। हम उनके लिए अपनी उंगली पर स्याही क्यों लगाएं? इस बदलते मिजाज का फायदा सीधे तौर पर कुछ एक पार्टियों को मिलता है जो खुलकर अपनी बात रखते हैं। बीजेपी पसमानदा मुस्लिम कार्ड और सबका साथ सबका विकास का नारा भी इसी वोट बैंक में सेंध लगाने के हिसाब से लेकर आई, जो कामयाब भी रहा। लेकिन विपक्ष के लिए अलार्म बेल है। और हाल के चुनाव में यह साफ देखने को मिला कि पारंपरिक वोट बैंक पूरी तरीके से छिटक चुका है और इसलिए विपक्ष की सियासी जमीन पूरी तरीके से बंजर हो गई है। अब आंकड़ा क्या है? सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जहां हाल ही में नतीजे आए। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी नए सीएम बने हैं। जिन सीटों को कभी मुस्लिम वोट बैंक का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां अब तस्वीर बदल चुकी है। मुर्शिदाबाद जिले में जहां कई सीटों पर मुस्लिम आबादी 50 से 70% है, वहां बीजेपी की जीत ने सियासी दलों को चौंकाया है। जंगीपुर, फरक्का, बिलडांगा, कांदी और खुद मुर्शिदाबाद वाला सीट, इन इलाकों में लंबे समय तक माना जाता था कि बीजेपी के लिए जमीन तैयार करना यहां बहुत मुश्किल है और यही वो वर्ग है, यही वो इलाका है जो बीजेपी को रोकता है और विपक्ष को मार्जिन देता है। या ममता सरकार आती है या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है या फिर किसी की सरकार आती है, सिर्फ इनके जरिए या फिर इनके बलबूते। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, जो टैली में आपको दिखा रहा हूं, वो बंगाल की राजनीति में वोटिंग पैटर्न और वोट शिफ्ट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल की राजनीति में ये आंकड़े सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं है, बल्कि बदलते राजनीतिक मूड और मुसलमानों के बदलते मूड के एक बड़ा संकेत माने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले की कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। वहां बीजेपी ने जीत दर्ज करके नया सियासी संदेश दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा फरक्का सीट की हो रही है, जहां मुस्लिम आबादी करीब 68% रही है। इसके बावजूद बीजेपी की जीत ने विपक्षी दलों की रणनीति पर सवाल खड़े किए और विपक्ष को चौंकाया भी। बेलडांगा और जंगीपुर जैसी सीटें भी लंबे समय तक विपक्ष का मजबूत आधार मानी जाती थी, लेकिन अब यहां बीजेपी की मौजूदगी लगातार मजबूत होती दिख रही है।
राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि बंगाल में सिर्फ धार्मिक समीकरण नहीं बल्कि राजनीति, महिला वोट और लोकल नेतृत्व का भी बड़ा फैक्टर बना है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2021 से 2026 के बीच में जो बड़ा बदलाव देखने को मिला उसने राज्य के चुनावी समीकरण को और रणनीतिकारों को हिलाकर रख दिया। खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर जहां कभी टीएमसी का एक तरफा दबदबा था, वहां बीजेपी इस बार कई इलाकों में सेंध लगाकर आगे पहुंच गई। 2021 में टीएमसी का मुस्लिम बहुल सीटों पर पूर्ण कब्जा था। 44 में से 43 सीटों पर बीजेपी का इन सीटों पर शून्य प्रतिनिधित्व था। 2026 में तस्वीर बदल गई। पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया, जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए 77 से सीधे 206 सीटों तक पहुंचकर मजबूत बढ़त हासिल की। और न सिर्फ मजबूत बढ़त हासिल की बल्कि वो मैंडेट में आ गए, क्लियर मैंडेट में। और तृणमूल कांग्रेस को करारा झटका लगा और 215 से खिसक कर 81 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस अन्य दलों को हल्का फायदा जरूर हुआ, लेकिन कुल मिलाकर सियासी समीकरण बीजेपी के फेवर में चला गया। इन नतीजों ने विपक्ष के सामने रणनीतिक चुनौती खड़ी की है। सवाल यह कि क्या मुस्लिम वोट पूरी तरह से एकजुट नहीं है? क्या विकास और केंद्र की योजनाओं ने मुसलमानों पर, खासकर पसमानदा मुसलमानों पर गहरा असर छोड़ा है? और क्या विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई जा चुकी है? बंगाल, बिहार, दिल्ली की सियासत में आए ये बदलाव आने वाले चुनाव की दिशा तय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर मुस्लिम इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बढ़ता है तो राज्य की राजनीति का गणित बदल सकता है, उत्तर प्रदेश का नतीजा बदल सकता है। तो क्या यह माना जाए कि देश का मुस्लिम वोटर जागरूक हो रहा है? वो केवल भावनाओं या डर के आधार पर नहीं बल्कि विकास, विरासत, रोजगार और बाकी मुद्दों के आधार पर फैसले ले रहा है। विपक्ष के लिए वक्त आत्ममंथन का है। क्या वो इस भरोसे को वापस जीत पाएंगे या फासला बढ़ता चला जाएगा? आपको सुनवाते हैं इस पर किस तरह के रिएक्शंस आए हैं। उत्तर प्रदेश का 2027 का जो चुनाव है वो बड़ा अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी कौम से ये अपील की है कि मुस्लिम कौम 1990 से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट देती रही। मुलायम सिंह तक गनीमत था। मुलायम सिंह जरूर मुसलमानों के हमदर्द थे, मगर अखिलेश यादव मुसलमानों के हमदर्द बेख्वाह नहीं है। अब कब तक मुसलमान अपने कंधे पर समाजवादी पार्टी का जनाजा लेकर के घूमता रहेगा? इसलिए मैंने अपनी कौम से अपील की है कि हमारे उलमा, दानिश्वर, मुफक्किर, डॉक्टर, प्रोफेसर लोग बैठें, गौर फिक्र करें, विचार विमर्श करने के बाद समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और विकल्प को तलाश करें। और इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सिंहासन के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ, वीकेंड स्पेशल में हमारे साथ आज मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, प्रवक्ता हैं यूएमएम के। सरवर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल करते हैं आप दोनों का। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल दो मेहमानों के साथ ये बातचीत शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल सरवर साहब के साथ। सरवर साहब, इन दिनों आप बहुत मुखर लग रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या मिला है, तो किस बात की चाहत थी और क्या नहीं मिला और किस तरह से इस्तेमाल हुआ? सीधा सवाल। देखिए, मैं आज मुखर नहीं हूँ, 10 वर्षों से मुखर हूँ। बिहार में हमारे संगठन का इतिहास है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का, कि हमने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की कब्रें खोदी है। ये लालू जी को जाकर कहकर चुनाव मधेपुरा से हराने वाला मेरा संगठन है, जिसने कह के हराया। चुनाव हराऊंगा इस बार आपको, क्योंकि आप अपीजमेंट कर रहे हैं। आप सिर्फ चढ़ जा बेटा सोली पे, ये नहीं चलेगा। मुसलमानों को सिर्फ जो है टोपी पहना के, अफ्तारी करा के आप जो खुश करना चाहते हैं, ये हमारा मसला नहीं है। और क्यों हम आपके घर पर अफ्तारी करें? क्या हमारे घर पर खाना नहीं है क्या? आप 10 तरह के फल फ्रूट लगाकर और टेंट लगाकर और टोपी और वो परंपरागत गमछा लगाकर जो खड़े होते हैं और इवेंट की तरफ फ़ोटो शूट करते हैं, और सीधा साधा मुसलमानों को दस्तो मौलाना इनके मिलके ये मैसेज देते हैं, देखो लालू जी जो है एकदम बहुत मस्त हैं, मुलायम जी भी मस्त हैं और अखिलेश जी भी मस्त हैं, देखो रमज़ान में माशाल्लाह टोपी पहन के क्या कहने हैं इनके। ये हमारा इशू ही नहीं है। हमारा इशू आज भी रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी।
हम कॉमन इशू की बात करते हैं, ये कॉमनल इशू की बात करते हैं। आरोप भाजपा पर लगाया जाता है कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन तमाम पार्टियां इनके जो हिडन एजेंडे हैं, देखिए बिहार में कोरोना काल में एक आरजेडी के दिग्गज मुस्लिम नेता का देहांत हो गया। दिग्गज फाउंडर तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन कोरोना को बहाना बनाकर उनके जनाजे में भी वो शरीक नहीं हुए, जबकि मैं शरीक हुआ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।